स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। आज की क्लास में हम यूनिट 1 पोषण एवं स्वास्थ्य का 6वां चैप्टर जो कि कुपोषण तथा सामान्य बीमारियों की जानकारी से है, इसको डिटेल में समझेंगे और इससे संबंधित सभी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कुपोषण। कुपोषण क्या होता है, जिसे माल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण कहलाता है। क्या होता है, अगर लंबे समय तक संतुलित आहार नहीं लिया जाए तो शरीर की जो आवश्यकता है उससे कम आहार लिया जाए तो वह कुपोषण का रूप ले लेता है। तो कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। कुपोषण की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों और स्त्रियों में अधिकांश जो रोग होते हैं वह कुपोषण के कारण ही, कम संतुलित पर्याप्त संतुलित आहार ना लेने के कारण ही होते हैं। तो जो स्त्रियों में रक्त अल्पता जिसे खून की कमी और घेंगा रोग, और बच्चों में जो सूखा रोग या जिसे रतौंधी कहा जाता है, वह कुपोषण के कारण ही होता है, संतुलित आहार के अभाव में। तो बच्चों और स्त्रियों में अधिकांश रोगों की जड़ ही कुपोषण होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुपोषण को कैसे पहचानें। यदि मानव शरीर को संतुलित आहार की जरूरत तत्व लंबे समय तक ना मिले तो कई लक्षण देखने को मिलते हैं, जिससे कुपोषण का पता चलता है, जिसमें शरीर की वृद्धि रोकना, मांसपेशियां ढीली होना और सिकुड़ना, झुर्रियां युक्त पीले रंग की त्वचा, कार्य करने में शीघ्र थकना, मन में उत्साह का अभाव, चिड़चिड़ापन और घबराहट होना, बाल रूखे और चमक रहित होना, चेहरा कांतिहीन, आंखें धसी हुई, उनके चारों ओर काला व्रत बनना और शरीर का वजन कम होना तथा कमजोरी, नींद तथा पाचन क्रिया का गड़बड़ होना, हाथ पैर पतले और पेट बड़ा होना, शरीर में सूजन आना। तो इन सब की कमी के कारण हम पता कर सकते हैं कि व्यक्ति में कुपोषण की कमी है, कुपोषण का शिकार है व्यक्ति। तो उस व्यक्ति को संतुलित आहार की जरूरत है। अगर यह सब लक्षण उस व्यक्ति में दिखाई दे रहे हैं तो उस व्यक्ति को संतुलित आहार की बहुत जरूरत है। इसके बाद हम देखेंगे कुपोषण के कारण। तो किस कारण से कुपोषण होता है वह देखेंगे। तो विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा विकासशील देश में कुपोषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसका प्रमुख कारण गरीब धन के अभाव में गरीब लोग पर्याप्त पौष्टिक चीजें जैसे कि दूध, दही, फल इत्यादि नहीं खरीद पाते। तो कुछ तो अनाज से ही पेट भर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता, जो कि कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। गरीबी के साथ साथ एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि लोगों की अज्ञानता और निरक्षरता। कम पढ़े होने के कारण लोगों को कभी कभी ये पता नहीं रहता कि संतुलित आहार में क्या क्या लेना चाहिए। तो अधिकांश लोग, विशेषकर गांव या देहात में रहने वाले लोग, व्यक्तियों को संतुलित भोजन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं रहती। इस कारण से वे स्वयं अपने बच्चों के भोजन में आवश्यक वस्तुएं नहीं मिला पाते। इस कारण से वे स्वयं तो इस रोग से ग्रस्त होते ही हैं, साथ में ही अपने परिवार और बच्चों को भी कुपोषण का शिकार करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि गर्भावस्था के दौरान लापरवाही। तो जो महिलाएं गर्भवती रहती हैं वह गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार की लापरवाही करती हैं। तो भारत में हर 3 गर्भवती महिलाओं में से एक कुपोषण की शिकार होने के कारण खून की कमी अथवा रक्त अल्पता की बीमारी से ग्रस्त हो जाती है। गर्भवती स्त्री को ज्यादा पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। क्या होता है कि जो स्त्रियां गर्भवती हैं उनको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे समाज में ऐसा है कि स्त्रियां अपने खान पान का विशेष ध्यान नहीं रखती, जबकि गर्भवती स्त्रियों को ज्यादा पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है और उचित पोषण के अभाव में गर्भवती माताएं जो होती हैं
वह स्वयं रोगग्रस्त तो होती हैं, साथ में ही अपने जो होने वाले बच्चे को भी कमजोर और रोगग्रस्त बनाती हैं। अक्सर महिलाएं क्या करती है कि पूरे परिवार को खाना खिलाकर स्वयं जो बचा हुआ रहता है वह रूखा सूखा ही खाती हैं। तो उसके कारण उन्हें अपर्याप्त पौष्टिक आहार मिलता है, जिसके कारण वह कुपोषण की शिकार होती हैं। इसके बाद कुपोषण जन्म या उससे भी पहले शुरू होता है और 6 माह से 3 वर्ष की अवधि में तीव्रता से बढ़ता है। तो बच्चों में जो 6 माह से 3 वर्ष की आयु में उन्हें पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर 6 माह से 3 वर्ष की आयु में बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाए तो वह कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। 6 माह से 3 वर्ष की उम्र में बच्चों के लिए माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि 6 माह तक तो बच्चों को माँ का दूध पर्याप्त होता है, लेकिन 6 माह से 3 वर्ष की आयु में बच्चों के लिए माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता। माँ के दूध के साथ साथ उन्हें पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। बच्चे खुद स्वयं नहीं बोल पाते, इस कारण से उनका विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। तो बचपन में कुपोषित बच्चों को, जो बचपन में बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, बाद में सुधार की संभावना बहुत कम होती है। मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, बाल श्रमिकों के लिए विशेष स्कूल आदि सहायक तो हैं, किंतु पहले 6 वर्षों के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। जो स्कूलों में मध्याह्न भोजन या छात्रवृत्ति या बाल श्रमिकों के लिए विशेष स्कूल दिए जा रहे हैं वह सहायक तो हैं, लेकिन इससे पहले जो 6 वर्ष बच्चों के निकल चुके हैं वो ज्यादा विशेष रहते हैं बच्चों के पोषण के लिए, तो ये सब उनकी भरपाई नहीं कर सकते। तो इससे पहले ही उनके पोषण का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। इसके बाद हम देखेंगे कुपोषण मुख्यतः 6 रूपों में नजर आता है, जिसमें जन्म के समय कम वजन, बचपन में बाधित विकास, अल्प रक्तता, विटामिन ए की कमी, आयोडीन की कमी संबंधित बीमारियां, मोटापा। बच्चों में कुपोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सूखे वाला कुपोषण और दूसरा होता है सूजन वाला कुपोषण। इसके बाद कुपोषण के जो सूचक हैं वह देखेंगे कि बच्चों की उम्र एवं लंबाई के अनुरूप उनका वजन कम होना, उनके हाथ पैर पतले और कमजोर होना और पेट बड़ा होना, बच्चों को बार बार संक्रमण होना और बीमार होना, ये सब कुपोषण के सूचक हैं। अगर कोई बच्चा कुपोषण का शिकार है तो उसकी लंबाई के अनुरूप उसका वजन कम होगा, उसके हाथ पैर कमजोर होंगे और पेट बड़ा दिखाई देगा, बच्चों को बार बार किसी संक्रमण या बीमारी का शिकार होना, तो ये सब कुपोषण के सूचक होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कुपोषण, तो मध्य प्रदेश में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 55% बच्चे कम वजन के हैं और 55% बच्चों की मौतें कुपोषण के कारण ही होती हैं। तो अगर हम मध्य प्रदेश में कुपोषण की बात करें तो वह बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि 55% बच्चे जो कि कम वजन के होते हैं उनकी मौतें कुपोषण के कारण ही होती हैं। और यूनिसेफ और महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रकाशन में बाल संजीवनी के अनुसार मध्य प्रदेश में देश में सर्वाधिक कम वजन के बच्चे मध्य प्रदेश में ही पाए गए हैं और यह स्थिति 1990 से यथावत है, मतलब 1990 से अभी तक वैसी की वैसी है। इसके बाद हम मध्य प्रदेश में बच्चों की स्थिति देखेंगे तो कुपोषण की दर 64% से बढ़कर 75% हो गई है, जिसमें 1 से 3 वर्ष के बच्चे आते हैं। 3 वर्ष की आयु में बच्चों में 4 में से 3 बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं। 5 से कम आयु के बच्चों में 1000 में से 4 बच्चे रतौंधी से ग्रसित हैं। कुपोषण की मध्य प्रदेश में एक गंभीर जन स्वास्थ्य समस्या है। सारे राज्यों में से सर्वाधिक कम वजन के बच्चे यहाँ पर हैं। सर्वाधिक कम वजन के बच्चों की संख्या सन 1990 से नहीं बदली। कुपोषण विकास और सीखने की क्षमता के लिए एक खतरा है। कुपोषण में बच्चों में कुपोषण की स्थिति राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ है। तो अगर हम मध्य प्रदेश में बच्चों की कुपोषण की स्थिति को देखें तो वह बहुत ही भयानक है, जिसमें अभी तक की स्थिति में 64% से बढ़कर
75% हो गई है, जिसमें 1 वर्ष से 3 वर्ष के बच्चे आते हैं। और 3 वर्ष के बच्चों में हर 4 में से 3 बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं। और यहीं पर 5 वर्ष की से कम आयु में 1000 में से 4 बच्चे रतौंधी से ग्रसित हैं। तो यह मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत ही भयानक है कुपोषण की स्थिति को देखा जाए तो। इसके बाद हम देखेंगे कुपोषण नियंत्रण पर प्रभावित पहल। तो कुपोषण के निहित कारण देखेंगे और प्रभावित पहल देखेंगे। तो घरों में खाद्य संकट। तो सबसे पहला है कुपोषण में निहित कारण, वह है घरों में खाद्य संकट। तो इसके प्रभावित पहल हैं जो, वह है कृषि को अधिक उत्पादक बनाना ताकि बेहतर पोषण उपलब्ध हो सके। आयु वर्धन कार्यक्रमों को गरीबों एवं कुपोषितों के लिए और अधिक लक्षित करना। खाद्यान्न की दरों को नियंत्रित रखना। खाद्य सुरक्षा की सतत निगरानी करना। इसके बाद है महिला और बच्चों की देखरेख। तो इसके लिए है समाज और घरों में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करना। इसके बाद है स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता। तो इसके लिए पहल है लोक स्वास्थ्य का विस्तार करना, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ पोषण को भी सम्मिलित करना। इसके साथ ही उचित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण पानी की पहुंच बढ़ाना, अच्छे स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित करना। इसके बाद अगला कुपोषण का कारण है आर्थिक विकास, जिसके लिए पहल है गरीबी कम करने वाली आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को बढ़ाना, लोकतंत्र को बढ़ावा देना और मानव अधिकारों की रक्षा करना। इसके बाद अगला कारण है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के खतरों से गरीबों की रक्षा करना और उन्हें अधिक अवसर और दक्षता प्रदान करना। इसके बाद हम देखेंगे कुपोषण नियंत्रण में समेकित के बाल विकास सेवा की भूमिका, जिसे कि ICDS कहा जाता है। इसके अंतर्गत भारत में समेकित बाल विकास सेवा एकमात्र कार्यक्रम है जो सीधे कुपोषण निवारण के लिए जिम्मेदार है। यह आंगनबाड़ी के एक विस्तृत नेटवर्क द्वारा संचालित है, जिसमें पूरा पोषण, स्कूल पूर्व शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बच्चे, गर्भवती और धात्री महिलाओं और कुपोषित बालिकाओं तक पहुंचाना अपेक्षित है। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पादन का 3000 करोड़ का प्रावधान सकल घरेलू उत्पादन का 1/10वां हिस्सा भी नहीं है। मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों में मात्र 49,784 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जबकि वास्तव में आवश्यकता 1.10 लाख केंद्रों की है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में अभी तक 16,849 केंद्रों की जरूरत है। इसके बाद हम देखेंगे बचपन में होने वाले सामान्य रोग, कॉमन डिसीज ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो वयस्कों के मुकाबले बच्चों में रोगों के विरुद्ध लड़ने की जो शक्ति होती है वह कम होती है। तो बचपन में अधिकांश रोग रोगाणुओं के शरीर के भीतर प्रवेश करने के कारण होते हैं। बच्चों को संक्रमण से बचने के लिए अनेक ढंग अपनाए जाते हैं, जैसे कि टीकाकरण। इसमें टीकाकरण प्रमुख है। तो बच्चों को जो संक्रमण रोगों से बचाने के लिए टीके लगवाए जाते हैं वह बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त जिस मार्ग से संक्रमण शरीर में प्रभावित करता है उसकी रोकथाम करने के साथ ही बच्चे को खुराक देते रहना जरूरी है। रोगों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जो बातें ध्यान रखना चाहिए वो इस प्रकार हैं। बचपन में होने वाले सामान्य रोगों के चिन्ह और लक्षण की पहचान की क्षमता, रोग हो जाने की स्थिति में इलाज करना और माता को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, यह जानना कि किन स्थितियों में बच्चे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भेजा है। तो ये सभी बातें एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को याद रखनी जरूरी है। इसके आगे हम देखेंगे कि बचपन में होने वाली जो आम रोग है उनकी सूची देखेंगे। तो सबसे पहले है जुखाम, जिसे कॉमन कोल्ड कहते हैं। फिर है खांसी, कफ, आंख का संक्रमण, आई इन्फेक्शन। फिर है श्लेष्मा, झिल्ली कफ,
प्रदाह जिसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। फिर है ट्रोकोमा जिसे कुकरे भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे ट्रोकोमा ही कहते हैं। फिर है कान का संक्रमण, तो ईयर इन्फेक्शन। फिर है त्वचा का संक्रमण, स्किन इन्फेक्शन। इसके बाद है एलर्जी। फिर है त्वचा का संक्रमण। फिर है दाद जिसे एक्जिमा कहते हैं। इसके बाद है दस्त, डायरिया। फिर है कब्ज, कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है कृमि, बॉर्म्स। इसके बाद है निमोनिया। फिर है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। इसके बाद है अपच। फिर है उल्टी, वॉमिटिंग, नितंबों के फोड़े, सोर्स बटुक्स। तो ये बीमारियां जो कि बच्चों में बचपन में होने वाली बीमारियां हैं। तो इनके साथ ही कुछ जो ज्यादा प्रमुख हैं उनमें है खांसी, जो सबसे ज्यादा फैलती है। श्वसन प्रणाली और गले से संबंधित यह रोग है जो सर्दी के मौसम में होता है और यह ज्यादातर सितंबर से मार्च तक फैलती है। और खांसी के भी दो प्रकार होते हैं जिसमें तीव्र खांसी और पुरानी खांसी होती है। तो तीव्र खांसी में क्या होता है, गले में सूजन या काली खांसी भी हो सकती है। इसके साथ निमोनिया या दमा भी होता है इसमें। तो जब रोगों के खतरे की संभावना इसमें क्या होती है, कम होती है और खांसी भी धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन जो दूसरी है पुरानी खांसी में क्या होता है कि धीरे धीरे बढ़ती है और स्थिति भी बिगड़ती चली जाती है। दूसरी अगर प्रमुख बीमारी की बात करें तो उसमें है दाद। तो यह एक त्वचा की एलर्जी है जो प्रमुख रूप से चमड़ी में लाल दाने निकल आते हैं और त्वचा कैसी हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है। इसमें उस खुरदुरी त्वचा में जलन होती है। यह नवजात शिशुओं के चेहरे पर ज्यादा होती है और 1 वर्ष से अगर अधिक उम्र का है बच्चा तो उसके हाथों में और घुटनों के जोड़ों के निकट हो जाती है। इसके बाद जो प्रमुख बीमारी है बच्चों में वह है दस्त। तो दस्त के कारण आंतों में सूजन या बड़ी आंत की गति बहुत तीव्र हो जाती है। दस्त के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि बासा या अशुद्ध भोजन करने से या अशुद्ध पानी पीने से या बिना हाथ धोए खाना खाने से, भोजन पकाते या खाते समय गंदे बर्तनों का उपयोग करने से भी डायरिया हो सकता है। इसके बाद जो अगला रोग है वह है उल्टियां या वॉमिटिंग। तो उल्टियों के भी कई कारण हो सकते हैं जैसे कि अमाशय द्वारा नए भोजन को स्वीकार ना करना या दूध में अधिक चिकनाई का होना या बच्चे द्वारा इसका पाचन ना कर पाना। तो बच्चे अगर दूध का पाचन नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें वॉमिटिंग्स हो सकती हैं। इसके बाद भोजन का अधिक तेज होना या उसमें मिर्ची होना। तो भोजन में अधिक मिर्च या चीनी का तेज मसालों का होना भी वॉमिटिंग का कारण हो सकता है। इसके बाद जो अगली बीमारी वह है निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण को हम जल शोक भी कह सकते हैं, जिसे पानी की कमी। तो शरीर के, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शरीर के 3 भाग पानी के होते हैं, अतः पानी शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि कभी उल्टियां या दस्त हो जाए तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इस स्थिति में डिहाइड्रेशन, तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो यह बच्चों में सबसे ज्यादा हो जाती है और इसके कई कारण हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जो डिहाइड्रेशन को दूर करने के सुझाव दिए हैं उसमें सबसे पहले है नमक, जिसको 3.5 ग्राम लेना चाहिए। खाने का सोडा 2.5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, चीनी 20 ग्राम और पानी 1 लीटर। तो इन सभी को मिलाकर डिहाइड्रेशन को रोका जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि मानव में जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग, उनसे प्रभावित अंग और लक्षण। तो ध्यान से देखेंगे रोग, जीवाणु और प्रभावित अंग और उनके लक्षण। तो सबसे पहले इस पे हम देखेंगे निमोनिया। तो निमोनिया जिस जीवाणु के कारण होता है उसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनी और यह फेफड़े को प्रभावित करता है।
और अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो फेफड़ों में संक्रमण और फेफड़ों में जल भरना, इसके साथ ही तीव्र ज्वर, तेज बुखार का आना और सांस लेने में कठिनाई होना व्यक्ति को। अगली बीमारी है टिटनेस, जिसका जीवाणु है क्लॉस्ट्रीडियम टीटेनी। और अगर हम इसके प्रभावित अंग की बात करें तो तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां हैं। तो जो रोग के लक्षण होंगे वह शरीर में झटका लगना, जबड़ा ना खुलना और बेहोशी आदि होंगे। इसके बाद अगला है मियादी बुखार, जिसे कि टाइफाइड फीवर कहते हैं। तो यह साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है और यह आंत को प्रभावित करता है। और अगर इस रोग के लक्षण की बात करें तो ज्वर, दुर्बलता, अधिक प्रकोप होने पर आंतों में छेद हो जाना। इसके बाद अगला रोग है कुष्ठ रोग, जिसे कि लेप्रोसी कहते हैं और यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी जीवाणु के कारण होता है और इससे त्वचा और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो यह व्रणों और गांठों का बन जाना, हाथ तथा पैरों की उंगलियों के ऊतकों का धीरे धीरे नष्ट हो जाना है। इसके बाद अगला रोग है क्षय रोग, जिसे ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं और यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होता है। इसके कारण शरीर का कोई भी अंग, विशेषकर फेफड़े प्रभावित होते हैं और इसके लक्षण है ज्वर, खांसी, दुर्बलता, सांस फूलना, बलगम आना तथा थूक में रुधिर का आना। इसके बाद है हैजा, जो विब्रियो कोमा नामक जीवाणु के कारण होता है और इसके कारण आंत्र और आहार नाल प्रभावित होते हैं और इससे अगर जो इसके कारण जो लक्षण है वह निर्जलीकरण, बमन और दस्त हो सकते हैं। हैजा के कारण व्यक्ति को पानी की कमी हो सकती है। इसके बाद है अगली काली खांसी, जिसे बूफिंग कफ कहा जाता है, जो हेमोफिलस पर्ट्यूसिस जीवाणु के कारण होती है और इसके कारण श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो निरंतर आने वाले तेज खांसी और खांसी के साथ बमन। इसके बाद अगला है प्लेग, पर्ट्यूरेला पेस्टिस जीवाणु के कारण होता है यह। तो इसके कारण जो प्रभावित अंग वह है बगले या कांखें, फेफड़े, लाल रुधिर कणिकाएं। तो ये है इसके प्रभावित अंग। अगर इसके रोग के लक्षण की बात करें तो तीव्र ज्वर आना, कांखों में गिल्टियों का निकलना और बेहोशी। तो ये हमारे वह रोग हैं जो जीवाणुओं के कारण होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो मनुष्य में विषाणुओं के कारण रोग होते हैं। तो मनुष्य में विषाणुओं द्वारा होने वाले कुछ रोग, जिसमें सबसे पहले है गलसुआ, जिसे मुप्स कहते हैं। तो इसके कारण जो प्रभावित अंग है वह पैरोटिस लार ग्रंथियां और इस रोग के जो लक्षण हैं वह है लार ग्रंथियों में सूजन, अग्नाशय, अंडाशय और वृषण में सूजन, ज्वर, सरदर्द और इन रोगों में बाध्यता होने का भय रहता है। अगला रोग है रोहे या ट्रोकोमा। इसका प्रभावित अंग है वह है नेत्र। तो रोग के लक्षण हैं नेत्रों में सूजन आना, जोड़ों में दर्द या तेज बुखार आना। इसके बाद अगला है डेंगू, जिसका प्रभावित अंग है मांसपेशियां एवं जोड़ और इसके लक्षण की बात करें तो सर दर्द, जोड़ों में दर्द और तेज बुखार है। इसके बाद अगला है फ्लू या इन्फ्लुएंजा। जो प्रभावित अंग है वह है श्वसन तंत्र और अगर इस रोग के लक्षण की बात करें तो ज्वर, शरीर में पीड़ा, सर दर्द और जुखाम, इसके साथ खांसी। तो ये रोग के लक्षण हैं फ्लू या इन्फ्लुएंजा के। इसके बाद अगला रोग है रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो इसके कारण जो प्रभावित अंग है वह है तंत्रिका तंत्र। अगर इस रोग के लक्षण की बात करें सबसे पहले ये जानिए कि जो रेबीज है वह
कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है और इसके कारण व्यक्ति को पीड़ा, ज्वर, पानी से अत्यधिक भय, मांसपेशियां तथा श्वसन तंत्र में लकवा लगना, बेहोशी या बेचैनी भी हो सकती है। इसके बाद है खसरा, मीजल्स। तो इसके कारण संपूर्ण अंग प्रभावित होता है और जो रोग के लक्षण हैं वह ज्वर, पीड़ा, संपूर्ण शरीर में खराश, नेत्रों में जलन, आंख और नाक से पानी बहना। इसके बाद है चेचक, स्मॉल पॉक्स। जो प्रभावित अंग है वह है संपूर्ण शरीर, विशेषकर चेहरा तथा हाथ पैर, और इस रोग के लक्षण हैं ज्वर, पीड़ा, जलन व बेचैनी, संपूर्ण शरीर पर फफोले आ जाना। तो स्मॉल पॉक्स के यह लक्षण हैं और इसके कारण संपूर्ण शरीर विशेषकर चेहरा प्रभावित होता है। तो इसके बाद अगला रोग है पोलियो, जो कि भोजन व पानी के साथ शरीर में प्रवेश करने वाला विषाणु है और इसके जो प्रभावित अंग है वह है तंत्रिका तंत्र। और अगर रोग के लक्षण की बात करें तो मांसपेशियों के संकुचन में अवरोध और हाथ पैरों में लकवा लगना। इसके बाद अगला रोग है हर्पीज। इसका जो प्रभावित अंग है वह त्वचा व श्लेष्मा है, श्लेष कला है। और इसके लक्षण की बात करें तो त्वचा में जलन, बेचैनी, शरीर पर फोड़े आना। इसके बाद है अगला रोग मस्तिष्क शोथ, जिसे कि एन्सेफेलाइटिस कहा जाता है। जो इससे प्रभावित अंग है वह तंत्रिका तंत्र है और इसके लक्षण हैं ज्वर, बेचैनी, दृष्टि दोष या अनिद्रा के साथ बेहोशी, अनिद्रा और बेहोशी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगली क्लास में हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जल्द ही हम एक मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं जिसमें हम यूनिट 1 के पोषण एवं स्वास्थ्य के सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।